दिल तो चाह रहा है कि कहूं कि आज कुछ कहने को दिल नहीं, ऐसा कीजिए कि समझ लीजिए। तो दिल नहीं चाह रहा कि इस खाली हॉल में, इन खाली कुर्सियों, मेरे कुछ चंद साथी बैठे हुए जो अपनी अपनी स्पीचेस के इंतजार में बैठे हुए, क्योंकि वो जो क्रीम है, अब ये वो क्रीम नहीं है, मैं कोई कुछ और नाम ही ना निकल जाए, वो तो अपनी अपनी स्पीचेस करके चली गई और मेरे पास कुछ लिखा हुआ भी नहीं है कि मैं स्टार्ट ऐसे लूं कि मोहतरमा आप भी स्पीच करके चले जाना ही आप। इन मुश्किल हालात में जैसे बात ये ना कि सुनने वाले सुने ना। अब मैं फेसबुक या टिकटॉक या वो इंस्टा के लिए तो स्पीच करती नहीं हूं। मैं तो ना गुजरा होते हैं ना सुनते हैं। मैं तो कहती हूं कि वो पहले वाला दौर अच्छा था कि एक बादशाह बैठा था और दरबार लगा होता था, वहीं पर शिकायत करते थे, वहीं वजीर सुनते थे और वहीं पर ही हुक्म होता था सर कलम करने का और उसी वक्त मसला हल हो जाता था। अब वो और बात है कि साहिल का सर कलम हो या वजीर का हो, वो दूसरी बात है। तो इस बजट के ऊपर, ये एक मिनी बजट के बाद ये तीसरा बजट है और मुझे लग रहा है कि जैसे जो बातें करूंगी वो वही रिपीट बातें, क्योंकि कुछ असर तो हुआ नहीं किसी के ऊपर कि इन तमाम मामलात के ऊपर नजरसानी हो। तो देखें तो सर ये जो बजट आया था, मैं बजट की इतनी डिटेल में फिगर्स वगैरह की तरफ नहीं जाऊंगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई हैं 35%, बहुत अच्छी बात है कि पहले हमने उनकी बेइज्जती की कि ब्लैक मेलर्स यहाँ पर बैठे हुए, फिर उसके बाद हमने 35% तनख्वाह बढ़ा दी। तो उस 35% तनख्वाह तो बढ़ाई है, लेकिन फिर 40% महंगाई बढ़ जाएगी। तो सरकारी मुलाजमीन का तो सोच लिया, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर वाले लोग हैं उनका कौन सोचेगा। इन्होंने कहा कि वो कम से कम जो उजरत है वो 35,000 तक, वो देगा कौन। कि आपने कभी सिक्योरिटी गार्ड्स देखे हैं कि उनको 18-18, 20-20 हजार मिलते हैं और 12-12 हजार उनसे वो क्या कहते हैं बेगार नौकरी ली जाती है। तो उन सबको कौन देखेगा जो घरों में काम करते हैं, जो प्राइवेट नौकर, ड्राइवर, माली, ये वो, उनकी तनख्वाहों का कौन करेगा। 35,000 वो रखी है। लास्ट टाइम तो मैंने कहा था कि 50,000 वाले का बजट बना के दिखा दें। क्या अभी ये 35,000 वाले का बजट बनाकर दिखा सकते हैं। तो अब सारी वही बातें, हर चीज पहुंच से दूर हो चुकी है। मगर मसला ये है कि मुझे समझ नहीं आती कि मेरे सब साथी हैं, सब हल्के वाले हैं और मुझे इनकी देखती हूं मैं सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज, तो जाते हैं अपने हलकों में, गली मोहल्ले में भी जाते हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि वहां पर उनको कौन सी लॉलीपॉप देकर आते हैं, मतलब क्या बताते हैं। जैसे अभी मेरे भाई ने कहा कि साल हो गया वो रोड नहीं बनी, वो रोड नहीं बनी, तो चले कोई थोड़ा 14 साल से सिंध में हुकूमत है तो मुझे बाकी रोड्स भी दिख जानी चाहिए थी। और 1 साल से आप यहां पर हैं, अगर इत्तेहाद में रहते हुए ये काम ना करवा सकें तो फिर मेरा तो और बाकी जो इधर बैठे हैं उन सबका तो अल्लाह ही हाफिज है। सर बिजली की प्राइसेस हैं, यहां पर एक मसला चल रहा होता है, फिर पता चलता है कि ₹1.25 यूनिट बढ़ गया। IMF का सुने जा रहे हैं, IMF वो कहते हैं ना कि वो पहले कभी सिग्नल पे खड़े हों तो वो आता है फकीर, पहले तो वो दुआएं देता है कि दे दो, दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो उसके बाद वो बद्दुआएं देना शुरू कर देता है। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे हम अभी वही कर रहे हैं। तो मैं बहिस्ते पाकिस्तानी एक अवाम, मैं कहती हूं मुझे नहीं चाहिए IMF का बजट, क्योंकि मैं कुछ भी खरीदती हूं, मैं घर की ग्रोसरी लेती हूं, मैं पेस्ट, चीनी, पत्ती, तेल कुछ भी लेती हूं, मैं तो उसमें टैक्स देती हूं। मैं तो उस टैक्स से, जो टैक्स ये कह रहे हैं कि इतना टैक्स कलेक्ट हुआ है और ये सारा कुछ हुआ, उससे एक आम आवाम को क्या फायदा। बच्चे मेरे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, हिफाजत के लिए गार्ड प्राइवेट खुद रखा हुआ मैंने, सड़कें ऐसी खराब हालत है कि गाड़ी आए दिन खराब, अस्पताल, सरकारी अस्पताल में जा नहीं सकते, प्राइवेट अस्पताल में वहां पर जाकर अपनी खाल उतरवाते हैं, वो भी उल्टी छुरी से। तो ये बजट क्या, ये जो बाबू बैठे हुए हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि 75 साल से आप लोग इतने जहां दीदा सियासतदान हैं, आपने इस ब्यूरोक्रेसी से जान क्यों नहीं छुड़वा रहे। सारी गालियां, क्योंकि अब इन 4 सालों में हो गए, शुरू में थोड़े जज्बात और थे, सोच और थी, इस 5वें साल समझ आई है कि यहां पर बैठे लोगों का तो इतना कसूर है ही नहीं। यहां पर बैठे इन लोगों का इतना कसूर, तो कब हम उनके चुंगल से आजाद होंगे।
मतलब उनकी मराद के लिए, उनकी मोनेटाइजेशन के लिए कि जो बाबू बनकर 90-90 हजार रुपए पेट्रोल का भी लेंगे, यहां से गाड़ियां भी लेंगे, उसके लिए मैं और मेरी औलाद पिसेगी। यहां पे रहने जोगा आपने पाकिस्तान, मतलब अभी यहां पर बहुत अच्छी बात है, हमारे वजीर दिफा साहब ने कर ली, उन्होंने माजरत कर ली। और मेरी अदी नफीसा शाह का कल बहुत अच्छा उन्होंने एक उससे वो किया था कि ये एक बयान कहां ले जाएगा, जैसे कि एक गुलाम सरवर साहब का बयान था। अभी यहां पर मेरे भाई ने जिक्र किया पीआईए का, कि पीआईए यूरोप की फ्लाइट्स भी बंद हैं और सारा कुछ बंद है, रूट्स दिए हुए। तो मेरे भाई थोड़ा सा तारीख का मुताला कर लें कि वो रूट्स किस दौरे हुकूमत में ट्रे में रखकर हम लोगों ने दिए थे, कि जिस पे गो स्लो की पॉलिसी अपनाई गई थी और गोली भी चली थी वहां पर, एक क्रू का शहीद भी हुआ था और लाठी भी बरसाई थी। तो न्यूयॉर्क सेक्टर किसने बंद करवाया? वो भी इन्हीं लोगों ने बंद करवाया। तो वो एक बयान ना, वो जैसे वो एक मच्छर इंसान को वो बना देता है, और ऐसे एक बयान जो है ना, मतलब मुल्क के लिए नुकसानदेह होता है। तो इसके लिए थोड़ी सी मतलब ये कि बंदा इतनी जोशे खिताबत में आके किसी को वो ना कर दे कि अपनी तालीमी इदारों पे हम उंगली उठाएं कि कल को जो यहां से बच्चे जाते हैं तो वो पायलट्स की डिग्रीज की तरह इस डिग्रीज की भी कोई अहमियत ना हो। स्पीकर साहब, अभी किस किस चीज की मैं बात करूं? तकरीबन सभी बात कर चुकी हैं और मुझे हैरत भी है कि यहां से हुकूमती अरकान ने भी ऐसी ऐसी स्पीचेस की हैं कि वो लगता है कि ये हुकूमत में है ही नहीं। वैसे भी हुकूमत की फील आ नहीं रही। जैसे आप भगार लगाएं या पुलाव का ढक्कन उठाएं तो एक खुशबू आती है और आपको पता चलता है कि हाँ ये बना है। तो ये यहां से वो खुशबू आ नहीं रही है हुकूमत वाली, कि पता चले कि कोई हुकूमत भी है। क्योंकि हमारे वजीर दिफा मतलब वो एक उसका जिक्र तो करते हैं ब्यूरोक्रेट का, कि जिसकी बेटी की शादी पे 1 अरब 70 करोड़ के उनको सलामियां मिली, नाम नहीं लिया, नाम नहीं लिया। टीके नाम है उनका, टीके लगाए हुए उन्होंने पूरी कौम को, उनका नाम नहीं लिया। वो अभी भी बैठे हुए, वो अभी भी बैठे हुए। और कल उन्होंने बोला था कि नाम नहीं लिया था, मैंने प्रोग्राम में नाम लिया था। बिजनेस टाइकून क्या मलिक रियाज नाम ले, उनका नाम है, बहरिया टाउन है उनका, अगर ये भी ना पता हो तो यहां पर हम नाम लेने से क्यों घबराते हैं? गालियां खाएं हम लोग, जहां पर जाएं वहां पर ये हो कि ये चोर, ये वो, ऐसे मतलब ये कि बेवकूफ बना के कोई भी हम लोगों को इस किस्म की वो कर लें, और फिर हम डरते भी रहे कि हमने उनका नाम भी नहीं लेना। क्यों नाम नहीं लेना? सब वो यही है ना कि अब मुझे नहीं पता कि कहां हम लोग पहुंचे हुए हैं और इस सबको कौन आके सीधा करेगा। इन 75 सालों में हमने एक दूसरे पर तो इल्जाम दिया कि तुमने ये किया, तुमने ये किया, फिर उसके बाद जब साथ बैठते हैं तो हम माफी मांगते हैं। जैसे अभी 3 वज़राए आजम के डकारने पे ख्वाजा आसिफ साहब का बयान था, तो माफी तो मांगते हैं लेकिन माफी से काम नहीं चलेगा। उसके बाद हमें तौबा करनी होगी कि अब हम एक दूसरे के साथ ऐसा नहीं करेंगे, कि अपने खैमे में किसी बद्दू को नहीं घुसाएंगे। हमें यह अपने आप से अहद करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि क्यों ना हो सबा की रफ्तार गलत, गुल गलत, गुंचे गलत, खार गलत, एक दरिया ही है बस अपने रुख पर, कश्तियां आर गलत, पार गलत। और वह कहते हैं ना कि वो भी कुछ जिद पर उतर आए हैं और कुछ करते हैं हम भी गुफ्तार गलत। तो ये सब चीजें वो नहीं होनी चाहिए। तो अवाम का इसमें क्या है? अब सब अपनी अपनी तजावीज पेश कर रहे हैं। मैं एक तजवीज देती हूं, 18वीं तरमीम के बाद जिन वजारतों की यहां पर वफाक में जरूरत नहीं है, पहले तो उन वजारतों को खत्म कर दिया जाए। क्या हमने उसको रिश्वत के तौर पे रखा हुआ है? अगर मैं यहां पर सेहत की बात करूंगी तो आप मुझे कहेंगे ये सूबाई मैटर है, उधर जाओ। तालीम की बात करूंगी तो आप कहेंगे सूबाई मैटर है, उधर जाओ। 2-3 और वजारतें आप कहेंगे ये सूबाई मैटर है। सूबाई मैटर है तो यहां जो वजारतें हैं वो अम्ब लेने आई हैं। मतलब यहां पर क्या करने के लिए वो वजारतें दी हुई हैं? उनकी पूरे जो वजारतों के ऊपर लग रहे हैं उनका ये वो सारा कुछ, ये मतलब अब मैं क्यों दूं या मेरी गरीब आवाम क्यों दे? मुझे इनसे क्या कि वहां से तेल आ रहा है, उधर से तेल आ रहा है, डॉलर यूं हो गया, चीन दे रहा है, वो दे रहा है। अरे मेरे इलाके में रोटी नहीं है स्पीकर साहब, जाते हैं तो शर्म आती है, दवा दारू नहीं है। अभी यहां पर मैं पॉइंट्स लिखते जा रही थी सिर्फ अपनी याद दहानी के लिए
कि यहाँ पर किसी ने तकरीर की तो सिगरेट नोशी पे और फिजी ड्रिंक्स पे बोला कि उससे लोगों में इतनी इतनी अम्मात होती हैं, ये होती हैं। हमें कुछ नहीं होता, हम तो गधे और कुत्ते की कड़ाई खा चुके हैं। हम पाकिस्तानी तो वो खा चुके हैं, हम नकली दवाइयां खा चुके हैं। मेडिसिन ये शाहीन से ली थी मैंने, ट्रेवियामेट, कड़वी थी, कराची वाली कड़वी नहीं है, पता चला वो नकली थी। दवाइयों पे जो सब्जियां खाते हैं उसके ऊपर स्प्रे होता है, क्या वो जानलेवा नहीं है? सफाई सुथराई का आलम क्या है? और ये जो फल हम लोग स्क्रीन वाले खाते हैं वो हमारी सेहत के लिए सही नहीं है। और मरी हुई मुर्गियां, और सबसे बड़ी बात, मेरे भाई ने अल्कोहल का जिक्र नहीं किया जो गैर कानूनी तौर पर आता है। लोगों ने एक वो बना दिया कि सायरा बानो ने असेंबली में कहा इसको हलाल कर दो। अरे अल्लाह पाक ने इसको हलाल करार नहीं दिया तो मैं कौन होती हूं? मैंने तो कहा था लीगल कर दो ताकि रेवेन्यू आए। कराची के दरिया वो समंदर में 80 करोड़ की शराब लॉन्च में ना पकड़ी जाए, वो लोगों को फायदा हो। तो और उन्होंने कहा कि सबने वाकई की मजम्मत करते जा रहे हैं। और मेरे भाई ने कहा कौम जाग चुकी है। बिल्कुल कौम जाग चुकी है, मैं तो पहले से जागी हुई थी। मैंने तो यहां पर आते ही सबसे पहले बोला था कि यहां तो अपनी पुरानी वीडियोस डिलीट करें या फिर ये करारदाद ना लेकर आए। तो अब चूंकि यहां पर इतना ज्यादा वो हो गया, अब किसी ने, मैं यहां पर हुई, मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा क्योंकि हो सकता है ये मेरी आखिरी स्पीच हो। अगली दफा या किस्मत या नसीब, और आराम से घर में ही रहूं मैं। जरूरी है मैंने चित्राली साहब से दुआ पढ़वानी है और आप लोगों की छुट्टी करवानी है। तो कौम जाग चुकी है। जे मैं आ गई और यहां पर किसी ने हमारे अदारों के लिए बात की, मैं कोई चीज उठा के मारूंगी। फिर मैं कह रही हूं थोड़ा सा बजट असेंबली का तो है, थोड़ा सा बस ये कर दें कि एक जब सेशन हो तो 5-5 बादाम हर सीट के ऊपर पड़े हुए हों ताकि उसके खाने से याददाश्त सलामत रहे, उसके खाने से याददाश्त सलामत रहे, वो हम कोई वो बात ना करें। और पीआईए की बात करें, पीआईए अभी ये रोजवेल्ट का वो हो गया, क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जब मैं वहां पर थी उधर भी मैंने मुखालफत की थी कि भाई ये कौन होते हैं कि बिना बताए, अवाम का पैसा है ना, हमारा पैसा है, खून पसीने की कमाई है, तो जो अवाम के नुमाइंदे बैठे हुए, मैंने उस वक्त भी कहा था डॉक्टर साहिबा, उस वक्त भी कहा था कि ये पूरे ऐवान के सामने पेश होना चाहिए कि ये किससे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसकी क्या शराइत है, कोई तो चीज ऐसी इसके पीछे इन्वॉल्व नहीं है। वो तो शुक्र है फिर सेक्रेटरी साहब पावरफुल थे, उन्होंने इस बात को वो कर दिया, लेकिन अब वो हो भी गया। आप सोच सकते हैं कि वहां मेडिसिन स्क्वायर 36 एवेन्यू उसी तरफ ही ये होटल है, $200 पर आपको कमरा मिले। 96 में मैं गई थी तो उस वक्त पता चला था $200 का कमरा है। $800-900 का कमरा हमने $200 में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। किसको दिया, कहां गया? सुना है कि वो जो उसकी मेंटेनेंस के इतने पैसे हैं वो 220 जो डॉलर मिल रहे हैं, अरब मिलियन पता नहीं क्या, मुझे तो जीरोस भी नहीं पता कि कितने हैं, वो उसमें चले जाएंगे। तो मैं ये सवाल कर सकती हूं, ऐसे ही खाम में फैज अहमद फैज साहब ने हमें एक बचपन से सुनाया हुआ कि बोल के लब आजाद है तेरे। इधर क्या मतलब कोई लफ्ज, कोई आजादी इजहार राय है अपनी हद में रह के, अपनी हद में रह के कोई है कि मैं बात कर लूं कि पीआईए में जहां पर वहां पर बैठे हुए हैं, अपनी उनकी पेज देखें, 9 लाख, 10 लाख, 18 लाख, और जो गरीब बैठा हुआ है जना उनकी तनख्वाहें बढ़ी हुई हैं, 35-35 साल उनकी सर्विस और 80-80 हजार, 90-90 हजार रुपए उसकी क्या कहते हैं सैलरी है। तो ये हम नहीं सोच सकते यहां बैठ के ठंडे कमरों में बैठकर कि गरीब को सोचेंगे। बाहर जो पार्किंग लॉट है ना, वहां पर आप कुर्सी लगाएं और सामने हम बैठते हैं अपने अपने टाट के ऊपर। रिपीट टेलीकास्ट है क्योंकि उसमें से किसी एक चीज पे तो अमल हुआ नहीं। 400 अरब हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को दिए, बहुत अच्छी बात है, गरीबों का वो करना चाहिए। उसे किसी और सूरत में दे देना, हम हेल्थ के हिसाब से दे दें, कोई राशन कार्ड बनवा कर दे दें। मेरा सांगड़ जिला मतलब वहां पर आप लोगों के हाथों में इतना हुनर है, वहां पर हम किसी भी क्या कहते हैं, ये जो बड़े बड़े डिजाइनर हैं उनको इंटैक्ट क्यों नहीं करवा सकते कि आप ये हुनर से आप ये थोड़ा मॉडर्न वो करके वो करें। पता लोगों को भिखारी जरूर बनाना है। तालीम का बजट देख लें और वो जो 2-2 हजार, 2300, 27 कितना मिलता है, उसका आप देख लें कि 400 अरब वो कर दिया।
एनडीएमए के लिए किसी ने यहां पर बोला था कि एनडीएमए का बजट बढ़ाना चाहिए। सर, मैं पॉवर्टी एलिवेशन की चेयरपर्सन हूं और मैंने 3 दफा की रिक्वेस्ट के बाद, ये अभी वो बिल पास नहीं हुआ था, क्या कहते हैं, पार्लियामेंट की तौहीन का, तो खैर बहरहाल वो तीसरी दफा में आए। सब बाखुदा 1.5 घंटे की मीटिंग में मुझे एनडीएमए का किरदार समझ ही नहीं आया। मैं पूछती रह गई कि अपना काम दस दो। वो डाल रहे हैं पीडीएमए पे, पीडीएमए कह रही है हमें नहीं पता। उनको कहा आप सर्वे दिखा दें, उन्होंने कहा सर्वे उन्होंने दिया था। भाई, मुस्तहकीन और मुतासरीन में फर्क है। अब उर्दू नहीं आती तो थोड़ा मिर्जा गालिब की उर्दू पढ़ लें तो पता चल जाएगा कि मुस्तहकीन और मुतासरीन कौन है। वो उनको नहीं पता था। तो एंड में जो मीटिंग का इख्तिताम हुआ कि मैंने कहा मुझे कहानी याद दिला दी कि वो सारी रात कहानी सुनती रही। सुबह उठ के मैंने पूछा कि जुलेखा औरत थी या आदमी था, तो वो मुझे नहीं पता चला। और आप कह रहे हैं कि उनका बजट बढ़ा दिया जाए। क्यों भाई, सैलाब का रोना रोते रहते हैं, क्यों नहीं हम लोगों ने, चले ठीक है वहां पर माहौलियाती तब्दीली का वो था, लेकिन क्या इसमें हमारी गलतियां नहीं थी? उठ के तो हमने तो नहीं किया, हम तो यहां पर नाच गाना कर रहे थे, लाइटें लगाई हुई थी, हम तो जश्न आजादी अपने आप को जिंदा कौम साबित करना था। और अभी आइन की तकरीबात हो रही थी। मुझे आइन के शुरू वाले में बता दे मेरा बुनियादी हक क्या है जो मुझे मिला है, मुझे बता दे। मुझे कोई भी बता दे कि मोर एक बुनियादी हक मुझे बता दे जो मुझे मिला हो, कि जो मैंने तालीम सही, मुझे रियासत ने तालीम का हक दिया हो कि जो मैंने तालीम हासिल की हो। मुझे रियासत ने सेहत का हक दिया हो कि मैं जाके किसी सरकारी अस्पताल से इस रियासत के उस पर कि हाँ उस रियासत को मैं टैक्स देती हूं, उसने मुझे ये हक दिया हो। हक तो कोई नहीं है, तो गोल्डन जुबली क्यों मना रहे थे? इससे अच्छा तो सुल्तान गोल्डन की बरसी मना लेते। आई डोंट नो जिंदा है, अल्लाह उनको अगर हैं तो सॉरी। तो बस ये 2-3 पीआईए का भी, अच्छा पेट्रोल का, पेट्रोल आ रहा है, पेट्रोल है। मतलब आप सोचें इंसाफ का, इंसाफ से याद आया कि सब कुछ मैंने सोचा, मैंने कहा बड़ी धुआंधार करूंगी। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा मुझे तो कहा गया है कि सब्र करो। तो फिर अब जब वहां से मुझे आ गया कि सब्र करो, हम तो कोई काम नहीं करने के, हम तो अभी छुट्टियों पे जा रहे हैं, तुम्हारे खून पसीने की कमाई से मैं पेंशन भी लूंगा और मैं वो भी लूंगा। तुम यहां पर बकवास करती हो, करती रहो, लोगों से गालियां खाती हो, खाती रहो। फेसबुक ट्विटर पे जो कोई गलत बात कर दो उस पे मेरी माँ बाप का शजरा भी निकाल कर गालियां दे देते हैं। तुम मरो 1,68,000 रुपए लेके, मैं तो 15 लाख रुपए लूंगा, लेकिन सब्र तू करेगी, मैं नहीं करूंगा और ना मैं कुछ कर सकता हूं। तो जो पेट्रोल है, मतलब जो है आप V8 में डलवाते हैं वही कीमत, कोई रिक्शे में डलवाए वही कीमत। ये कोई समझ आने वाली बात है? ये कोई समझ में आने वाली बात है? जिसका डिफेंस में 1000 गज का बंगला है वो भी वही यूनिट दे, और जो गुलिस्तान जौहर राबिया सिटी के खोली में रहता है वो भी वही यूनिट दे। मतलब चना बो के और आप सब लोग बैठे हुए कि अब इसमें से गंदम उगेगी। कोई तो एहसास कर ले कि वो कहते हैं ना कि वफा के खूगर वफा करेंगे ये तय हुआ था, वतन की खातिर जिएंगे मरेंगे ये तय हुआ था, बवक्ते हिजरत जो कदम उठेंगे सुए मंजिल तो बीच रास्ते में ना दम लेंगे ये तय हुआ था। और मेरे भाई यहां पर नहीं बैठे हुए थे, नहीं बैठे हुए, वरना बोलती कि तमाम देरीना निस्बतों से गुरेज करके नए वतन को वतन कहेंगे ये तय हुआ था। चूरन नहीं बेचना था महाजर का। और किसी भी उलझनों में रहबरों की रजा से पहले, किसी भी उलझन में रहबरों की रजा से पहले अवाम से इज़्न आम लेंगे ये तय हुआ था। जिस वक्त वहां से हिजरत की थी ना, अपना घर बार सब कुछ छोड़कर आए थे, हम लोग भी उसी में शामिल हैं। आपको, मुझे नहीं पता कि यहां पर कितने लोगों को उस दुख का एहसास है या नहीं है, जाहिर है जो है उनको वह एहसास होगा